नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में हम बात करते हैं। आज हमारे साथ कोंडागांव जिला अस्पताल से जुड़ रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बघेल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे बच्चों की सेहत के बारे में और उससे सवालात करेंगे जिनके बारे में हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। सर, स्वागत है आपका। सवाल की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले, लगातार कोरोना का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, अब बच्चे भी इस कोरोना के संक्रमण की जद में आने लगे हैं। क्या कुछ एहतियात बरते इन मासूम बच्चों के लिए कि ये कोरोना संक्रमण से महफूज रह सकें? जी, मैं डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल कोंडागांव। और आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कोरोना महामारी की इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है लोगों में, आए दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस देख रहे हैं कि ये पूरे अपने भारत देश में हर राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं। और इसमें हमने अभी तक मालूम है कि 100% वैक्सीनेटेड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को कवर किया गया, लेकिन उससे नीचे वाले जो बच्चे हैं अभी भी अनवैक्सीनेटेड है, अनसेफ है। तो हमको उनको सुरक्षित रखना है। उनको सुरक्षित रखने के लिए मैंने अपने पेरेंट्स जो है वो किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करें, क्योंकि पेरेंट्स को मैं समझाई देना चाह रहा हूँ, क्योंकि नेग्लिजेंसी के कारण ही हमारे बच्चे जो होंगे वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमको सबसे पहले जो कोविड के नियम पालन है, कोविड नियमों का, वो बराबर बरकरार रखें, मास्क बराबर पहने, और जैसे भी घर में घुसे जो हम पहले कर चुके हैं सेकेंड फेज में आके हैंड वॉशिंग बराबर करें। तो अपनों को बच्चों को जो सेव करना है वो हमारे लिए फर्स्ट प्राइम है सर। ठीक है सर, आगे बढ़ूंगा। चूंकि जुकाम खांसी ये मामूली बीमारी है, बच्चों के बीच में अक्सर होती रहती हैं। बच्चों को उससे कैसे हम बच्चों को सुरक्षित रखें कि उन्हें खांसी जुकाम ना हो, सर्दी ना हो, बुखार की शिकायत का सामना ना करना पड़े? जी सर, अभी देख रहे हैं मौसम के भी इसके भी मार झेल रहे हैं, क्योंकि मौसम बड़ा खराब चल रहा है और बहुत सारे केसेस सर्दी और खांसी के आ रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स को सलाह दूंगा कि अगर उनके बच्चों को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को सर्दी खांसी है, तो वो तुरंत अपने डॉक्टर या चिकित्सालय में जाकर तुरंत दिखाएं, उसको नेग्लिजेंसी वहां नहीं करे, क्योंकि वो बोल देंगे, पेरेंट्स जानते हैं नहीं इसको ये पिला देते हैं वो पिला देते हैं, तो वो ऐसा ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, ताकि हम डॉक्टर उसको समझ सके कि वाकई ये किस टाइप की खांसी है, कहीं कोरोना के कारण तो नहीं है। तो ये अपन डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और बच्चों को खास कर ये जो मौसम है इसमें गर्म कपड़े पहनाएं, बच्चों को भी समझाएं कि मास्क पहन के ही रखें, और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी सलाह दें कि बच्चों मास्क पहन के रखें। डॉक्टर साहब, चूंकि बुखार आने के बाद में बच्चों में कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। बच्चे चूंकि मासूम होते हैं, कमजोर होते हैं, उन्हें अगर बुखार ग्रसित कर लेता है तो कई दिक्कतें उन्हें आती है। जैसे वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उन्हें भूख प्यास कम लगती है, वो सांस लेने में दिक्कतों का सामना करते हैं। तो इन तमाम बीमारियों के अगर लक्षण हमें नजर आते हैं तो क्या कोरोना का टेस्ट कराना अनिवार्य है? सर, ऐसा है कि कफ और कोल्ड जैसे इसमें क्या है कि दोनों अपने जो कोरोना के वायरस हैं और नॉर्मल जो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है, दोनों में अपने को कंफ्यूजन होता है। बेसिकली अगर फीवर आ रहा है, बच्चे को फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपको वहाँ कोविड केयर सेंटर में जाके कोरोना का टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सलाह लें। क्योंकि अगर हम सोचें और इसको ऐसे ही रखें, क्योंकि सेकेंड फेज में हमने देख लिया है कि नेग्लिजेंसी करने का हमको किस तरह का नुकसान झेलना पड़ता है। तो अभी भी हमको बच्चे को सेफ रखना है। तुरंत जैसे भी सर्दी खांसी और बुखार सबसाइड नहीं हो रहा है, दवाई देने के बाद भी नहीं हो रहा है और बच्चे की हालत गंभीर हो रही है, तो तुरंत
अपने चिकित्सालय में ले जाकर डॉक्टर की सलाह लें। ठीक है, तो ये तो बात हुई बुखार की और सर्दी जुकाम की। अब बात करते हैं बच्चों में पाचन तंत्र की। डॉक्टर साहब, पाचन तंत्र बच्चों का क्यों कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाता है? चूंकि कुछ खाने में बच्चों का बाहर का आ जाता है, वो अक्सर बाहर के फास्ट फूड खा लेते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कैसे सावधानी बरतें कि बच्चों को पेट में दर्द, पाचन तंत्र में तकलीफ की समस्या ना हो? जी, ये क्या है कि जब भी हम बाहर जाते हैं आउटसाइड और अपने ठेले में या कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, तो वो जो साफ सफाई कितना वो बनाते हैं ध्यान, ये तो आप जानते ही हैं, कौन सा पानी यूज कर रहे हैं। हम बच्चों को चलो ये खिला दिए, वो खिला दिए, तो उससे क्या होता है, अब अनहेल्दी फूड जब भी ऐसा बाहर जाते हैं तो बच्चों को पेट में तकलीफ होना, जैसे उल्टी हो जाना, दस्त हो जाना, ये चालू हो जाता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि आउटसाइड के जो उसमें ना खाएं और घर का ही प्रिपरेशन या होममेड प्रिपरेशन भोजन और हेल्दी फूड भोजन का सेवन करें। आँखों और कान की जानकारी भी आपसे हासिल करूंगा कि बच्चों की हम कैसे आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं, कानों की सुरक्षा कर सकते हैं। कुछ बच्चों में बचपन से ही आँखों में कम दिखने की समस्या पैदा हो जाती है, सिर दर्द की समस्या पैदा हो जाती है, या फिर उन्हें चश्मे की शिकायत जो है डॉक्टर बता देते हैं कि उन्हें चश्मा लगाना अनिवार्य होगा। कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं कि आने वाले वक्त में बच्चों को इन बीमारियों का सामना ना करना पड़े? जी, अब कुछ बच्चे क्या है कि हमारे जो नेशनल प्रोग्राम विटामिन ए का अपन जो स्टार्टिंग से अपन देते हैं बच्चों को, वो तो बराबर डोज 9 मंथ से जो विटामिन के शेड्यूल बने हुए हैं, एवरी 6 मंथ अप टू 5 ईयर तक जो देना है वो बराबर पिलाएं बच्चे को। और उसके बाद हेल्दी फूड जिसमें भाजी और अंकुरित चने और विटामिन मिल्क, ये सब बच्चों को भरपूर मात्रा में दे, जिससे उनको आंखों की रोशनी बरकरार रहे, विटामिन ए डिफिशियंसी की कमी ना हो, और सही समय पे वैक्सीनेशन और विटामिन ए की खुराक पिलाएं। डॉक्टर वकील, एक अहम समस्या पोलियो को लेकर भी है। छोटे बच्चों में जो नवजात बच्चे होते हैं तब से उन्हें शिकायत शुरू हो जाती है। पोलियो अब देखने में आ रहा है कि आंकड़ा पोलियो का काफ़ी कम हुआ है सरकार की पहल के बाद में, टीकाकरण के बाद पे। फिर भी कुछ बच्चे अभी हैं जो कुपोषण का, पोलियो का शिकार हो जाते हैं नवजात होने के बाद में, जन्म होने के बाद से ही। क्या कुछ उसके लक्षण होते हैं और कैसे सावधानी बरतें माता पिता? पोलियो के केसेस तो अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, क्योंकि पोलियो का मास इम्यूनाइजेशन हो चुका है। अभी तक मुझे जब हॉस्पिटल में ऐसे केसेस बच्चे को देखने को नहीं मिले कि पोलियो से ग्रसित है, क्योंकि एपी की भी केसेस जो है एक्यूट फ्लैशिक पैरालिसिस, वो सिर्फ पोलियो से नहीं दूसरे कारणों से भी होता है जी। तो जैसे ट्रांसफर माइलाइटिस है, तो ये जो है मतलब पोलियो के केसेस अभी मुझे देखने को नहीं मिले जी। बच्चों का पाचन तंत्र के अलावा खून की सफाई, क्योंकि खून जितना शुद्ध रहेगा उतनी ही उनकी एक्टिविटीज अच्छी होंगी, उनका स्वास्थ्य उतना बेहतर होगा। बच्चों में रक्त की शुद्धता को लेकर क्या कुछ ध्यान रखा जाए कि उनका खून हमेशा साफ रहे? हाँ, रक्त की शुद्धता तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकते कि जो एक बच्चों में हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एनीमिक होते हैं। एनीमिया के कारण उनके शरीर का जो ग्रोथ होना है वो नहीं हो पाता है। तो वो अपने सभी बच्चों का एक बार एचबी जो रहता है, जैसा डाउट लग रहा है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो हीमोग्लोबिन अपने बच्चे में जो 12 से 14 ग्राम तक जो होना चाहिए, वो उसको अच्छे हेल्दी फूड और अच्छे भोजन से ही अपने को वो मिलता है। तो उनका जो डाइट है, डाइट को एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे को क्या खिलाएं, जिससे उनके खून में ताकत और उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बरकरार बने रहे और अच्छे रहे, जिससे हमको बीमारियों से लड़ने की भी उसको शक्ति मिले जी। सर, चूंकि सर्दी जुकाम और बुखार के बाद अगर कोई दूसरी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा बच्चों में दिखने में आती है, वो होती है उल्टी और दस्त। इन बीमारियों से कैसे बचा जाए? क्या कुछ एहतियात बरतें कि इन बीमारियों का सामना ना करना पड़े उल्टी और दस्त के लिए? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है सर? डॉक्टर वकील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो एक बार फिर हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की डॉक्टर साहब से, चूंकि कोरोना काल में बच्चों का ध्यान रखने के लिए सावधानी आपको बता रहे हैं, एहतियात आपको बता रहे हैं,
बच्चों को अकेला महसूस ना होने की बात हम आपको बता रहे हैं। चूंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना के, उन सब के बीच में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और तमाम बीमारियां जो है वो बच्चों को घेर सकती हैं, इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। बच्चों पर नज़र बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होगा। संक्रमण के दायरे में बच्चे ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अगर वो स्कूल जा रहे हैं 50% क्षमता के साथ में, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पर भी उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सीख दें, उन्हें सिखाएं कि हमें कैसे कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अपनाना है ताकि हम संक्रमण के दायरे में ना आए। चूंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा देश भर में हो रहा है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, बुखार, ये तमाम जो बीमारी हैं ये मौसम के मुताबिक होती हैं और इन बीमारियों से बचने के लिए भी हमें सावधानियां जो है वो बरतनी होगी बच्चों के लिए, और बच्चों को भी सिखाना होगा कि वो कोरोना संक्रमण के अनुरूप व्यवहार करें, उससे बचने के लिए व्यवहार करें। जो गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को जानकारी दी जाए कि उन्हें किन व्यवहार का पालन करना है, किन चीज़ों को अपने जीवन शैली में शामिल करना है। चूंकि मास्क लगाना अनिवार्य है, बार बार हाथों को धोना, सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी बच्चों को रखना ज़रूरी होगा। ये बात भी बच्चों को सिखाई जाए। अगर वो बस में सफ़र कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल वैन में हैं, तो भी उन्हें वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। कक्षा में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। ये सीख हमें अपने बच्चों को देनी होगी, चूँकि लगातार संक्रमण का दायरा जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि तमाम तरह की मामूली बीमारियां हैं जो असाधारण हो जाती हैं। पहले सर्दी जुकाम तो साधारण रूप से होता है, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चों के इम्यून सिस्टम पर भी वो असर डालती है। तो एक बार फिर डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर बघेल, एक बार क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही डॉक्टर साहब? हाँ, पहुंच पा। जी, मैं उल्टी दस्त के बारे में आपसे पूछ रहा था कि आखिर बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत भी अक्सर सामने आती रहती है। क्या कुछ एहतियात बरतें हैं, खान पान में किस तरह की चीज़ों को शामिल करें कि इस तरह की बीमारी का सामना ना करना पड़े? जी। हाँ, बच्चों में खासकर जब भी हम बाहर की चीजें, बाहर बनी हुई चीजें, होटल, रेस्टोरेंट, ठेले, गुपचुप, ये जो खाते हैं वो उतनी तरह सुरक्षित तरीके से नहीं बनी हुई है। तो मतलब कि हमको बाहर जो चीजें बनी हुई है उसको अवॉइड करना है। घर के होम मेड फूड को हमको खाना है। ज्यादातर जो बच्चे बाहर से ही खाते हैं उन्हीं को उल्टी और दस्त की शिकायत होती है कि आज ये आइसक्रीम खा लिए, आज ये बाहर के खा लिए, तो वो चीज को अवॉइड करें। पेरेंट्स को मैं बता रहा हूँ कि बच्चे को बाहर की चीजें ना देके घर की चीज बनी हुई चीज दे तो ज्यादा सेफ है। हम इस चीज से बच सकते हैं उल्टी दस्त से, क्योंकि अभी मौसम भी खराब चल रहा है। और बच्चे को घर के होममेड में अपन जो फ्रूट्स देते हैं वो दीजिए, अच्छे हेल्दी फूड दीजिए और इस चीज से बचिए। डॉक्टर साहब, चूंकि नवजात बच्चों में एक शिकायत ये भी आती है कि बच्चों का वजन कम होता है, उन्हें कई तरह की कमजोरियां बचपन में ही, जन्म के बाद से ही घेर लेती हैं। क्या कुछ उसके पीछे वजह होती है? आखिर क्यों बच्चों का वजन कम पाया जाता है? उसके पीछे क्या कमी रह जाती है? जी, इसमें बहुत सारे जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है या ट्विन प्रेगनेंसी होती है, कभी कभी आपने सुना होगा कि दो बच्चे के हैं, जो दो बच्चे जन्म लिए हैं, तो इस कारण से भी होता है। जो जिसको हाइपरटेंशन जो महिला रहती है, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उसके कारण भी बच्चे का वजन कम हो जाता है। बच्चे की मदर का जो न्यूट्रिशन है वो अपना खान पान ठीक से नहीं रखने के कारण बच्चे का वजन हो जाता कम हो जाता है। और एक समय से जो पहले यानी जो पूरे 9 महीने का गर्भ जो होता है वो ना पूरे कंप्लीट ना कर 7 महीने में हो जाना, कभी 6 महीने में हो जाना, तो इसके कारण क्या बच्चा पूरी तरह विकसित नहीं रहता और उसका वजन कम हो जाता है, जिसके के कारण बच्चे को एक तो सबसे पहले उसकी जिंदगी को सर्वाइव करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बच्चे का वजन कम होता है तो कई तरह की बीमारियां उसको हो जाती है, बच्चा ठीक से फीडिंग नहीं कर पाता है। तो हमने जो प्रेगनेंसी के समय जो ANC चेकअप होता है वो समय पर करवाएं और हीमोग्लोबिन और बच्चे की सोनोग्राफी जो करते हैं ANC के थ्रू, तो वो करवाते रहें। तो अपने को सावधानी रखना है, जो भी रिस्क अपने को लगता है और अपने को डॉक्टर को दिखाना है और उनसे सब सलाह लेते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों के शरीर का विकास को लेकर भी कुछ खामियां देखने को मिलती हैं। अक्सर ये रिपोर्ट सामने आती है कि बच्चों का विकास जो है वो वक्त पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो वक्त पर चल नहीं पा रहे हैं, वक्त पर बोल नहीं पाते हैं। उसके पीछे क्या कुछ खामी रह जाती है? जी, उसमें वही रहते हैं कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो किस सिचुएशन में निकला। कि देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चा बराबर रोता नहीं है, उसी समय उसको बर्थ एनेस्थीसिया हो जाता है कि उसको जो ऑक्सीजन मिलना था, जो
लंग का फंक्शन चलना था सही समय में, वो नहीं चल पाता है। नहीं, उसके कारण क्या होता है, बच्चे को झटके भी आते हैं, जिसके कारण पैरालिसिस भी हो जाता है बच्चा, मतलब एक पालसी की ओर चला जाता है बच्चा। तो इसके कारण भी मतलब बच्चे क्या है कि ठीक से चल नहीं पाते, उनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, मतलब सेल्फ अपना काम भी नहीं करते, मतलब एक प्रकार का सेरिब्रल पाल्सी अपन बोलते हैं उसको, वो हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी बच्चों में, जैसे वो मेरा बच्चा 2 साल का है, सही सब चीज ठीक है, फिर भी नहीं बोल रहा, ऐसा भी होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि टाइम जो होता है, माइलस्टोन जो बच्चों का होता है, वो किसी किसी में देर में आता है। ऐसा नहीं जरूरी कि एक बच्चा उस समय बोला तो मेरा बच्चा भी बोले, तो ऐसा ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तुरंत डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि क्या है कैसा है, तो उसको जनरल चेकअप करके अपने उनकी जो वो है जानकारी वो ले सकते हैं। कुछ बच्चों में समस्या आती है डॉक्टर साहब कि बच्चे वक्त पर खाना नहीं खाते हैं या फिर उन्हें खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है। तमाम तरह के नखरे बच्चे अक्सर करते हैं, खाने पीने में नकारते खाने को, उससे कई तरह की कमजोरियां बच्चों को आ जाती है। क्या कुछ एहतियात बरतें, किन तरह की चीज़ें हम उन्हें खान पान में शामिल करें कि बच्चों को अच्छी भूख लगे और अच्छी डाइट के साथ बच्चे अपना बेहतर विकास भी कर सकें? हाँ, सही बात है कि सभी बच्चे ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ बच्चे कंप्लेन लेके जरूर आते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, तो ऐसा होता है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी चीज मेरे को देखने आई है कि बच्चे का जो न्यूट्रिशन है कि उसको एक तो टाइमली प्रोवाइड। हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे हम सोचते हैं कि हम 2 बार खाते हैं तो मेरा बच्चा भी 2 ही बार खाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चे का जो फ्रीक्वेंट ऑफ फीडिंग और फ्रीक्वेंट ऑफ डाइट, उसको चेंज करते रहना है, क्योंकि वो भी एक ही डाइट को पसंद नहीं करते। तो हमको क्या है कि उसको वैरायटी ऑफ फूड अपने को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे उसका खाने की इच्छा बरकरार बने रहे, उसका हेल्थ भी अच्छा हो और ग्रोथ उसका बराबर चले। तो उसको जो है मतलब डाइट में अपन वैरायटी ऑफ फूड उसको दे, ये नहीं कि एक ही फूड को उसको देते रहें। और उसको फ्रीक्वेंट ऑफ फीडिंग 5 to 6 टाइम अपने को बच्चे को देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बेसिकली खेलते रहते हैं, फिर खाते हैं, खेलते हैं, तो उनके लिए फ्रीक्वेंट ऑफ फूड अपने प्रोवाइड करते रहना है। बच्चों में अक्सर देखने को आता है कि जिस तरह से कमजोरी कई बार बच्चों में हो जाती है, वक्त पर उन्हें नींद नहीं आती है, देर रात तक बच्चे जागते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जाए, किस तरह की टिप्स बच्चों को दी जाए कि बच्चे वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें और वक्त पर खाना खाएं? जी, अभी तो यही कोविड के एपिडेमिक के कारण ही बच्चे क्या स्कूल नहीं जाते थे। जिससे क्या होता है कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं रात भर, बच्चे को मतलब एक बच्चे का जो रूटीन था वो ब्रेक डाउन हुआ कोविड के कारण, जिसके रात भर मतलब लेट नाइट तक उनको ये देखना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, तो इसके कारण उनका थोड़ा सा रूटीन तो गड़बड़ जरूर हुआ है, इरिटेट भी बच्चे बहुत हुए। तो वो जो टाइम, अब तो थोड़ा सा क्या है कि बच्चे को एक अपने पेरेंट्स को समझना है कि मेरा बच्चे, हम भी टाइम से सोएं, उनको भी टाइम से सुलाएं, और मोबाइल से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा, ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी बीमारी है जो बच्चे के मानसिक विकास को डिग्रीगेट करता है, कम करता है। जी, उल्टी तो मतलब टाइम जो है, मतलब कि एक अपनी रूटीन को सही रखें तो बच्चे भी उसी चीज को लर्न करते हैं, वो चीज देखते हैं कि क्या है वहाँ, तो बच्चे को मतलब अकेला मोबाइल में मना दीजिए। ठीक है सर, उल्टी और दस्त होने की अवस्था में ORS कितना कारगर साबित होता है? क्या सिर्फ ORS ही काफी है? देखिए, सबसे पहले तो उल्टी दस्त जब होता है बच्चों को, सबसे पहले शरीर में पानी की कमी, तो उस पानी की कमी को दूर करने के लिए ORS बहुत कारगर है। उसके पानी को मेंटेन करने के लिए ORS का घोल जरूर पिलाएं उसको, और उसको फिर उसके बाद ORS घोल पिलाने के बाद डॉक्टर की सलाह जरूर दें कि ये दस्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन ज्यादा तो नहीं हो पाया, तो उसमें डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अक्सर देखने में आता है बच्चों के सिर दर्द की समस्या आजकल ज़्यादा आ रही है। बच्चे अक्सर जब पढ़ने बैठते हैं या टीवी देखते हैं तो उनकी आंखों में दर्द होता है, सिर दर्द होने लगता है, तो इसके पीछे क्या आंखों में देखने की क्षमता में कमी होना या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी है साहब? इसके पीछे देखिए क्या होता है कि तो अभी जो देखने को मिल रहा है कि बच्चे थोड़ा सा क्या है, जो लर्निंग जो बच्चों में था कोविड महामारी के कारण, क्या हुआ कि बच्चों में जो पढ़ने का जो टाइम शेड्यूल जो था वो पूरा ब्रेकडाउन हो गया। जो इंटरेस्ट था, वो जो बच्चों जाते थे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दिन भर अपने खेल रहे हैं, तो ये जो वीडियो खेल रहे हैं, तो इसके कारण जो अपना जो मोबाइल से जो लाइट जो निकलता है, तो वो उसके कारण भी काफी इफेक्ट होता है आई और ब्रेन को, जिसके कारण उनकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, और आई पे इफेक्ट करने के कारण उनको दिखना भी थोड़ा सा
कम हो जाता है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, ताकि आगे चल के किसी भी तरीके से आंख संबंधित और मानसिक ग्रोथ संबंधित समस्याएं ना आए। अब एक अहम सवाल बच्चों के खान पान को लेकर आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 3 साल की उम्र तक बच्चों का खान पान क्या रखें, क्या खाद्य सामग्री उनके डाइट में हम शामिल करें जिससे उनका विकास बेहतर हो सके 0 से 3 साल? 0 से जैसे अपन जो न्यू बॉर्न है तो सबसे फर्स्ट तो 6 मंथ तक जो रहता है बेबी, तो 6 मंथ तक तो ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है। उसके बाद जो 6 मंथ के बाद जो रहता है कि बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड, जिसको अपन बोलते हैं अतिरिक्त भोजन, आहार, जो लिक्विड डाइट के जैसे खिचड़ी है उसको एकदम डाइल्यूट करके उनको दें, फिर दलिया है, फिर धीरे धीरे उसको 1 साल तक जैसे ही पहुंचेगा बेबी को थोड़ा सा सेमी लिक्विड डाइट में उसको चेंज करते गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको फूड, हार्ड फूड भी उसको दे सकते हैं अपन। तो फ्रीक्वेंट फीडिंग अपन उसको बढ़ाना है। सबसे पहले कि डाइट जो है बच्चों का 3 साल तक का, 3 साल तक के बच्चों को वैरायटी ऑफ फूड धीरे धीरे अपने को प्रोवाइड करते रहना है, और हेल्दी फूड में सभी चीजें जो अपन खा सकते हैं वो 1 साल के बाद दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और 50% क्षमता के साथ में अभी बच्चों का स्कूल चल रहा है, और इसके अलावा कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से स्कूल जा रहे हैं, उन्हें किस तरह के कोरोना एहतियात का पालन करना चाहिए? किस तरह के टिप्स उन्हें आप देंगे कि बच्चे ठीक से स्कूल भी चले जाएं और संक्रमण के दायरे में भी ना आए? जी, जब भी एक तो बच्चों को मैं तो समझाई देना चाहूँगा कि बच्चों को कभी भी ओवर क्राउडिंग एरिया में ना ले जाए, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि बच्चे जब भी स्कूल जाएं, जैसे ऑटो में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे देख लिए कि कितना स्ट्रेंथ में जा रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं, तो सबने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है। तो ये स्कूल में भी जहाँ बैठ रहे हैं तो वहाँ पे बराबर मास्क का यूज हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बच्चों को कम से कम एक निश्चित दूरी और अंतराल में बैठा के ही उनको टीच किया पढ़ाया जाए। और ये मैं उनको गाइडलाइन निर्देश देना चाहता हूँ। बच्चों में मानसिक रूप से तनाव की समस्याएं भी देखने में आई है। कुछ खबरें ऐसी आती हैं जिसमें बच्चे मानसिक तनाव में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। बहुत कम उनके बच्चे ऐसे होते हैं जो कई तरह की कदम जो है गलत उठा लेते हैं। क्या कुछ इसके पीछे वजह होती है? इस आधुनिक युग में बच्चों में इस तरह के तनाव की समस्याएं आखिर क्यों आ रही है? क्या कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं आपके मुताबिक? जी, बच्चों में अभी देखने को आया है कि एक तो इतना स्ट्रेस होता है, एक तो पेरेंट्स भी थोड़े इसमें शामिल होते हैं कि नहीं आपको इतना ही नंबर लाना है, ये करना ही है उनको। तो ये इस प्रकार का स्ट्रेस जो बच्चे लेते हैं या किसी चीज में उनको मतलब अपग्रेड करना है बच्चों को, उनको डिग्रेडेट न करे, उनके जो मानसिक लेवल है उसको ब्रेक डाउन ना करे। पेरेंट्स उनको हमेशा प्रोत्साहित करें बच्चे को। और ये जो समस्याएं ये होती है, कुछ अभी देखेंगे आप 11th और 12th के बच्चे कोई पॉइजन खा के आ रहा है, कोई ये क्यों खाने की जरूरत पड़ी? तो कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। तो पेरेंट्स को जरूर समझना है मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ज्यादा उनको एक तो सख्ती से पेश नहीं आना है, और प्रेम से ही उसको उनकी इच्छाओं को समझे क्या चाहता है। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जवाबदारी है। उसमें पेरेंट्स का ही सबसे क्या कैसे अपने बच्चों को टेकल करते इसको समझें, क्योंकि वो नहीं जानता है कि ये वो जानता है कि पॉइजन है, और पॉइजन का भी सेवन कर लेते हैं बच्चे, कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये जो है कि उनको मानसिक तनाव से दूर रखें पेरेंट्स, और उनकी समस्याओं को अच्छे से समझे, और उसके बाद भी नहीं समझ रहे तो उसको चिकित्सक से सलाहकार लेना जरूरी है। कुछ बच्चों में कुपोषण की समस्याएं भी डॉक्टर साहब देखने को मिलती है। जन्म के बाद से वो ठीक से उनका विकास नहीं हो पाता है, उनके हाथ पैर में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो दिव्यांग का रूप वो धारण कर लेते हैं। ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतें नवजात के जन्म होने के बाद से ही कि उन्हें भविष्य में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? जी, इसमें क्या होता है, कुपोषित बच्चे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बच्चे क्या डाइट है जी, जैसे 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद सप्लीमेंट्री आहार देना पड़ता है बच्चे को, वो उनको बराबर नहीं देते। कई माताएं 1 साल तक बच्चे को सिर्फ दूध ही पिलाते रहती हैं, वो भोजन जो सप्लीमेंट्री आहार है उसको स्टार्ट ही नहीं करती, जिसके कारण बच्चे को जो विकास है वो रुक जाता है, जिसके कारण बच्चा कुपोषित हो जाता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि उनको जो सप्लीमेंट्री आहार समय पर ही चालू करें, और
उनको कम से कम 5 to 6 टाइम उनको भोजन दें 1 ईयर तक। फिर 1 ईयर के बाद 2 ईयर के वेट जो है प्रॉपर उसका वेट लेते रहें। हर महीने या 3 महीने में वेट देखें अपने बच्चे का वेट बराबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डाइट जो है कहीं ना कहीं उनके भोजन से ही कुपोषित जुड़ा हुआ है। कई बार बच्चे एनीमिक होते हैं लेकिन मदर फादर ध्यान नहीं देते, तो उनके कारण भी उनका मानसिक विकास रुक जाता है और बच्चे कुपोषित शिकार हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल आपसे आखिर में पूछूंगा कि लगातार बढ़ते कोरोना आंकड़ों के बीच में अगर बच्चे किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, किसी स्कूल में शामिल हो रहे हैं, फंक्शन में शामिल हो रहे हैं, किस तरह से सावधानी बरतें? क्या आप टिप्स उन्हें देना चाहेंगे, माता पिता को भी और बच्चों को भी, जिनका पालन करके वो संक्रमण के दायरे में आने से बच जाएं? जी, ये तो अभी मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है और बच्चे ही अभी अनसेफ हैं इसलिए क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। और इस तरह की मतलब जहाँ भी फंक्शन हो रहा है अगर उतना जाना जरूरी नहीं है तो ना जाएं, क्योंकि जाएंगे जितना हमारी कांटेक्ट पर्सन बढ़ेगा तो हमारे को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैं सलाह दूंगा कि स्कूल भी जाएं तो सही सुरक्षित और मास्क लगा के जाएं और भीड़ इलाके और अपने जो ठीक है, पहले तो बात है कि जो आउटसोर्सिंग है, चाहे कभी पिकनिक चलेगा, ये वाले तो बिल्कुल ना करें अभी, क्योंकि इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा हो गया है। हमको बच्चे को सेव करना है और कहीं आउटसाइड का प्लानिंग ना करें। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश बघेल जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और समझाने के लिए आखिर बच्चों का हमें ध्यान कैसे रखना है, कैसे उन्हें सावधानी बरतनी है कोरोना के संक्रमण काल में। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।